तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऐसा है, हम लोग बेलमेंट के बारे में देख रहे थे। हमने देखा बेलमेंट कैसे कैसे हो सकता है, उसका मीनिंग समझा, डेफिनेशन समझी एंड चार केसेस देखे हमने। वो चार केसेस से हमको बेलमेंट बहुत आसानी से समझ में आता है। जिसमें हमने पहला केस देखा जिसमें मैंने आपको कार यूज करने दिया था और बदले में कोई पैसा चार्ज नहीं किया जा रहा है। दूसरा केस देखा जिसमें कार यूज करने दिया बट बदले में पैसा चार्ज कर रहे हैं। तीसरा केस जब गाय रखी गई थी ध्यान रखने के लिए। और चौथा केस जहाँ पे गुड्स दिए गए थे कुछ काम करने के लिए, लाइक रिपेयर हो जाता है, उसी प्रकार से टेलर को जब कोई क्लॉथ पीस दिया गया है और वो उस पर काम करके वापस करेगा। सो ये हमने चार केसेस देखे। अब हमको देखना है कि जब बेलमेंट होता है ना तो कुछ जिम्मेदारियां उत्पन्न होती है। जैसे आप मेरी कार अगर लेके जाते हो तो यहाँ क्या आप कैसे भी यूज करोगे क्या? तो नहीं, उसमें आपकी कोई जिम्मेदारी उत्पन्न होती है कि आपको उसको ध्यान से यूज करना है। अब कितना ध्यान देना चाहिए? तो उतना जितना हम खुद के गुड्स का ध्यान देते हैं। अगर आपकी खुद की कार है तो आप उसको जैसे ध्यान से रखते हैं, जिस प्रकार से उसको आप पार्क करते हैं, जैसे उसको चलाते हैं, वैसे ही आपने मेरी कार को भी यूज करना चाहिए। तो ऐसी कुछ जिम्मेदारियां उत्पन्न होती है जो हमको एक एक करके समझना है। पहले हम देखेंगे ड्यूटीज ऑफ बेली, फिर देखेंगे ड्यूटीज ऑफ बेलर, फिर देखेंगे राइट्स ऑफ बेली और फिर राइट्स ऑफ बेलर। फिर इसके बाद बेलमेंट कैसे टर्मिनेट होता है, लास्ट टॉपिक रहेगा। उसके बाद फिर प्लेज चालू हो जाएगा। तो प्लेज के बारे में चर्चा करेंगे और बस खत्म। फिर प्लेज खत्म हुआ तो फिर नेक्स्ट चैप्टर, बस नेक्स्ट चैप्टर खत्म हुआ, नेक्स्ट एक्ट, फिर हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे बस। फिर उसके बाद कंपनी लॉ पढ़ेंगे बस। फिर एलएलपी पढ़ेंगे बस। फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बस। फिर एग्जाम बस। ठीक है, चलो। सो ड्यूटीज ऑफ बेली। बेली की क्या जिम्मेदारियां? बेली मीन्स कौन? जिसको गुड्स दिए गए हैं यूज करने को या ध्यान रखने को, उसको हम बेली बोलते हैं। तो बेली की क्या जिम्मेदारियां हैं वो बताया है। ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स डिलीवर्ड टू हिम। तो पहली ड्यूटी है टू टेक रीजनेबल केयर। तो केयर लेना है, लेकिन कितनी? उतनी जितने आप खुद के गुड्स की ऑफ द सेम बल्क एंड क्वालिटी लेते हैं। तो आपके खुद के गुड्स हैं, उसको जितने ध्यान से रखते हैं, जैसे संभाल के रखते हैं, वैसे ही आपने रखना चाहिए। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। तो इवन इफ आप ओनर नहीं हो बट फिर भी आपको कुछ जिम्मेदारियां तो मिलती ही हैं। सो इन ऑल द केसेस ऑफ बेलमेंट, वो किसी भी प्रकार का बेलमेंट हो, वो फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर हो, बेली हो, या दोनों के बेनिफिट के लिए हो, ग्रेटिशियस हो, नॉन ग्रेटिशियस हो, कोई भी बेलमेंट हो, आप अगर गुड्स लेके जा रहे हैं तो बेली इज बाउंड टू, आपकी जिम्मेदारी होती है, टेक केयर, टेक एज मच केयर ऑफ द गुड्स बिल्ड टू हिम एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड अंडर सिमिलर circumstances take of his own goods of the same bulk quality and value of the goods built। तो अगर वही आपके गुड्स होते तो आपने जितना ध्यान रखा होता उतना ध्यान आपको मेरे भी गुड्स का रखना चाहिए। तो तब हम बोलेंगे आपने एक रीजनेबल केयर किया है। अब रीजनेबल केयर करने के बाद भी नुकसान हो सकता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है आपने तो बराबर ध्यान से रखा था, जैसे मैंने आपको बताया रीजनेबल केयर मीन्स आपने एक गाड़ी लेके गए तो जैसे खुद की गाड़ी पार्किंग पे लगाते हैं, मेरी गाड़ी भी पार्किंग पे लगाना चाहिए। ऐसा नहीं अरे सर की गाड़ी है वो नो पार्किंग में लगा दो, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो जितना आप खुद के गुड्स का केयर कर रहे हैं वैसा करना चाहिए। अब समझो आपने मेरी गाड़ी को बराबर पार्किंग में लगाया था, एकदम अच्छे से रीजनेबल केयर किया। इसके बाद बिजली गिर जाती है उस गाड़ी के ऊपर। अब बिजली गिरने के कारण जो नुकसान हुआ है, ये नुकसान की क्या आप पे जिम्मेदारी आएगी क्या? तो नहीं, ये आपका जनरल रूल जो है वो कवर करता है। जनरल रूल क्या बोलता है? जो ओनर है उसका रिस्क है। तो ओनर कौन है? तो मैं हूँ। तो अगर मैं ओनर हूँ तो मेरा रिस्क रहेगा। जितने भी इस प्रकार के एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचर के लॉसेस होते हैं उसकी जिम्मेदारी हमेशा ओनर की होती है, बिल्डर की होती है। और जो नॉर्मल लॉसेस होंगे, नॉर्मल लॉसेस यानी खर्चा वगैरह, आपने बाइक लेके गए यूज करने को, अब लॉस नहीं बोलना चाहिए, एक्सपेंस बोलना चाहिए, नॉर्मल एक्सपेंस। अब उसमें पेट्रोल डालना है तो आप क्या मेरे को ये बोलोगे क्या सर एक काम करो आप चाबी भी दे रहे साथ में 100 रुपए दे दो पेट्रोल डाल लेंगे? तो नहीं, ये तो आपको करना चाहिए। सो जनरल रूल एक निकल के आता है जो कहीं लिखा नहीं मिलेगा बट समझने के लिए बहुत आसान है। मैंने आपको बोला था दो चीज ध्यान रखो, ओनरशिप किसकी है और बेनिफिट्स किसको मिल रहा है। जब हम बात करते हैं नॉर्मल एक्सपेंसेस की, वो हमेशा बेनिफिशियरी बेयर करता है, जिसको फायदा मिल रहा है वो बेयर करता है। और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचर के एक्सपेंसेस रहेंगे वो
हमेशा ओनर बेयर करता है। ये कहीं लिखा नहीं है बट आपको समझने के लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर आप ये लॉजिक ध्यान रखते हैं तो। सो in other words, Bailey must take care of the goods, namely the care which is expected, which an average prudent man can be expected. The average prudent man means एक normal व्यक्ति जिसको अपना भला बुरा समझता है, to take care of his goods in similar circumstances. एक्सेप्शन में वही बताया, सेक्शन 152 बोलता है कि अगर इन स्पाइट ऑफ रीजनेबल केयर इफ द गुड्स आर लॉस्ट और डेटोरिएटेड, अगर इसके बावजूद कोई नुकसान हो गया है, लॉस हो गया, डेटोरिएट डिस्ट्रॉय हो गए, विदाउट एनी नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट, विदाउट एनी नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट, हिज मींस बेलीज पार्ट, बेली की कोई लापरवाही नहीं थी, ही इज नॉट लायबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डैमेज टू द गुड्स। अब वैसे तो ये जनरल रूल है बट इट इज ओपन टू द पार्टीज कि वो ये रिस्क वगैरह कम ज्यादा कर सकते हैं। इट इज ओपन टू द पार्टीज टू इंक्रीज और डिक्रीज द obligations of the bailee in the matter of care by special contract. In the absence of any special contract, the standard of reasonable care will apply. और यही एक और रीजन है कि जब बैंक में अगर समझो लॉकर टूट जाता है, समझो लॉकर था बैंक में, उसमें मेरा पैसे रखे हुए हैं, कुछ ज्वेलरी वगैरह रखी है, कल चलकर किसी ने बैंक में टाका डाल दिया, एकदम सुरंग खोदा डायरेक्टली लॉकर के अंदर, लॉकर तोड़े, पैसे वैसे सब लेके गायब। ऐसे केस में बैंक जिम्मेदार नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैंक एक रीजनेबल केयर करता है। पहली चीज तो ये पेमेंट है ही नहीं, दूसरा वो रीजनेबल केयर फिर भी करते हैं, प्रॉपर सीसीटीवी लगा होगा, गार्ड बैठा होगा, बराबर सेफ रहेगा, उसमें लॉक वगैरह रहेगा, तो प्रॉपर रीजनेबल केयर वो लोग करते हैं। और इसीलिए अगर लॉकर टूटता है तो बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। मेरे लॉकर में 1 करोड़ रुपए भी रखे होंगे, वो गायब हो गए तो बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं, ठीक है। सो बैंक पूछता भी नहीं है कि आपके अकाउंट में आपके लॉकर में कितने पैसे, अकाउंट में तो पता होता है बट लॉकर में कितने पैसे रखे हैं, क्या वैल्यूएबल रखे हैं, ये देखते भी नहीं वो। जितना ब्लैक मनी आप वहां ले जाके जमा कर दो वो पूछेंगे भी नहीं, उनको पता भी नहीं है, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल में आपको राय नहीं दे रहा ऐसा करो, तो बता रहा हूं मैं, वो लोग नहीं देखते ये सब चीजें। सो this is also ground why banks are not responsible to the holder of a rocker in the event of loss caused to him. Illustration दिया है, A deposited his goods in B's warehouse. On account of some unprecedented floods, a part of the goods were damaged. It was held that B is not liable for the loss. क्योंकि ये जो लॉस हुआ है कैसे हुआ है, फ्लड्स वगैरह के कारण, वो भी अनएक्सपेक्टेड था। सो अगर पहले से पता होता कि हाँ फ्लड्स आने वाले हैं तो थोड़ा ऊपर रखो वगैरह, वैसा फिर रीजनेबल केयर है वो हो गया। लेकिन इसने इवन रीजनेबल केयर किया और उसके बाद ऐसी कोई घटना घटित हो गई जैसे बिजली गिरना, तो इसलिए हम बिजली गिराते हैं, बिजली गिरने में हम देखते हैं किसी का नुकसान नहीं होता। सो नुकसान होता, किसी की गलती नहीं होती, और इसीलिए हम लोग बिजली गिरने का एग्जाम्पल लेते हैं। सो ये एग्जाम्पल है एक्चुअल केस पे, शांतिलाल वर्सेस टेकचंद। कैसा नाम है? टेकचंद, चंद जो भी है, सो ऐसा है। सो ये पहली ड्यूटी हो गई, ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर। आपको रटने की जरूरत नहीं है, केस स्टडी आएगी आपको, ठीक है। तो मैंने पहले भी बोला था केस स्टडी ज्यादा आएगी, अभी नया पेपर भी आपने देखा होगा तो लगभग केस स्टडीज बना के दी हुई है, बताया था वैसे मैंने, केस स्टडीज ही आएगी। भले उन्होंने जो एमटीपी दिया था उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा थे, बट मैंने बोला था कि मेरा अंदाज है कि केस स्टडीज ज्यादा पूछेंगे। तो ये पेपर है, इसमें दिए हुए हैं, अब आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाओगे खुद से क्योंकि आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ चुके हैं। ये नहीं कर पाओगे, कुछ कुछ ऐसे हैं जो गारंटी वगैरह की, गारंटी की भी कर लोगे आप, कंपनीज एक्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन आप देखो एक दो क्वेश्चंस जो है, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे जो कि आपको डायरेक्ट नेचर के हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो इस प्रकार से केस स्टडी बना के पूछी गई हैं। तो सब ये एनालिसिस वाले, केस स्टडी वाले क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलेंगे आपको। सो पेपर अब इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे भी अपलोड हो गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलो, तो बहुत ही आसान पेपर आया था वैसे, ऐसा बोलते बच्चे, मैं नहीं बोल रहा, बच्चों ने बोला है। आपको पता है, आपकी ज्यादा पहचान होती है ना बच्चों से, बच्चे लोग बोलते अरे सर ने बोले थे आया आया, तो होता है। हाँ, आपकी ज्यादा पहचान होती है, अभी और होगी, अभी जैसे अपना फंक्शन रहेगा 5 सितंबर वगैरह का, तो और जान पहचान बढ़ेगी। हाँ, आप तो पार्टिसिपेट नहीं, आ पाओगे, पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे क्योंकि 5
आपके लिए, खास आपके लिए। एक्चुअल में फैक्ट है, थोड़ा सा पोस्टपोन करने का चल रहा है, नहीं तो टीचर्स डे को ही होता है वो 5 सितंबर का, का फाउंडेशन डे। बट अभी आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, एक्चुअल फैक्ट है आपके लिए। ये अप्रैल बैच वाले नहीं आ पाएंगे, इसीलिए जिनके अभी एग्जाम है, तो इसीलिए एग्जाम के बाद रखेंगे, ऐसा है। अच्छे हम लोग, ठीक है। तो एग्जाम अच्छे देना तो एंजॉय कर पाओगे अच्छे से, नहीं भी गई तो टेंशन नहीं लेना। यानी कोशिश पूरी करो, लेकिन अपने हाथ में नहीं होती ना कई बार चीजें, तो फिक्र मत किया करो, होता है सब अच्छे से हो जाएगा, बस अपनी मेहनत करते रहना जरूरी होता है। सो कई बार किस्मत काम करती है, बट किस्मत भी तभी काम करेगी जब आप मेहनत करोगे, तो हमारी मेहनत जरूरी होती है। हाँ, ऐसा बोलते हैं ना, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। तो अपन ने फिर पूरी मेहनत करना चाहिए, तब किस्मत काम करेगी। जैसे आप पतंग उड़ा रहे हैं, हवा ही नहीं चल रही, पतंग उड़ाना मेहनत है, हवा नहीं चलना किस्मत है। हाँ, सो ऐसा नहीं होना चाहिए जब हवा चली तब हमने पतंग रख चुके थे, यानी किस्मत चल रही है, मेहनत ही नहीं है तो पतंग थोड़ी उड़ेगी। तो मेहनत तो करना ही चाहिए, आपको निरंतर प्रयास करते रहना पड़ता है। किस्मत चलेगी तो आगे बढ़ेंगे, नहीं चलेगी तो मेहनत तो करना हमारे हाथ में है ही। तो कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो, फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, तो मिलेगा। हाँ, सर बोलते हैं ना, माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी माता रानी, ठीक है। चलो खैर, परत यहाँ वापस आओ, आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान। दूसरी ड्यूटी सब लॉजिक से याद रहती है, नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज, अनऑथराइज्ड यूज, अनऑथराइज्ड यूज। जितना काम बोला है ना उतना ही काम करने का, उससे ज्यादा नहीं, अनऑथराइज्ड यूज नहीं। जैसे मैंने धोबी को दिया था कपड़े प्रेस करने के लिए, पहन के घूमेगा तो नहीं चलेगा, पता लगा अरे मेरी शर्ट, सो पहन के नहीं घूमना चाहिए उसने। सो जितना काम दिया है उतना काम करेगा। हाँ, देखे क्या आपने कभी धोबी अपने कपड़े पहन के घूम रहा है? तो नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। सो अनऑथराइज्ड यूज नहीं करना है। साथ में अगर मैं कहीं कंडीशन लगाता हूँ, अगर मैंने समझो कंडीशन लगा दिया कोई पर्टिकुलर चीज पे, जैसे मैंने बोला कि आप कार लेके जाओ लेकिन बर्डी मेन रोड पे मत ले जाना, इतनी महंगी कार है ऑडी R8, अब आप बर्डी मेन रोड पे ले जाओगे, कहीं स्क्रैच वगैरह लग गई तो इसीलिए मैंने मना किया था आपको। सो आपकी जिम्मेदारी बनती है आपने वो नहीं करना, अगर आप वो करोगे तो ये अनऑथराइज्ड यूज हो जाएगा, क्योंकि मैंने वो ऑथराइज नहीं किया, मैंने स्पेसिफिकली बोला यहाँ नहीं जाना है, फिर भी आप वहां जाओगे तो फिर ये गलत होगा, ये अनऑथराइज्ड यूज होगा। अब खास बात तो ये है, अगर अनऑथराइज्ड यूज हो गया तो फिर आपकी लायबिलिटी एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट मींस है ही 100%। फिर भले ही आपने बहुत अच्छे से रखा होगा कुछ को, तो भी जिम्मेदार रहोगे। मैंने बोला था बर्डी मेन रोड नहीं ले जाना, आपने बर्डी मेन रोड लेके गए, बराबर ले जाके महाजन मार्केट में पार्किंग में पार्क किया, बिजली आई और बिजली उस पर गिर गई, तो भी आपकी जिम्मेदारी रहेगी। भले बिजली गिरी है, लेकिन जब अनऑथराइज यूज होता है ना, तो लायबिलिटी इज एब्सोल्यूट, इवन इफ इट इज नॉट ड्यू टू योर नेग्लिजेंस, फिर भी अब जिम्मेदारी रहती है, ठीक है। सो ध्यान रखने वाली बात है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेली टू यूज द गुड्स स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ बेलमेंट। If he makes an unauthorized use of the goods, he is liable to compensate the bailor for any damages arising to the goods from or during such use. फिर this liability is absolute. Absolute means 100% रहेगी हमेशा, 100% तो रहेगी। It arises even if the bailey is not guilty of any negligence, even if आप reasonable care कर रहे तो भी, और even if the damages is the result of an act of God or inevitable accident। तो अगर act of God से भी हुआ है, तो God कौन, यानी act of nature, तो act of God, God अपने को पता नहीं ना, तो इसीलिए तो झगड़ा हुआ। वो अपने देखे थे ना मूवी एक्ट ऑफ गॉड, ये एक्चुअल में वर्ड लिखा है कानून में, तो ऐसे वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, एम्बिग्यूटी क्रिएट होती है, क्योंकि गॉड है कि नहीं वो नहीं पता, एक्ट ऑफ गॉड कहाँ से आएगा। हाँ, प्रूफ है क्या अपने पास? तो नहीं है, तो मानते हैं अपन, तो कुछ मानते हैं, कुछ बोलते नहीं है, तो पता नहीं, नेचर गॉड है ऐसा बोला है, किसने बोला? मैंने नहीं बोला, तो आप मेरे तरफ मत देखो, वो कृष्ण भगवान बोलते हैं आप जो, वो उन्होंने बोला था, आपको याद होगा गोवर्धन पर्वत उठाए थे, तो उस टाइम उन्होंने बोला था कि क्यों उस इंद्र की पूजा करते हो, वो थोड़ी देव है, देव तो ये पर्वत है जो आपको सब चीज दे रहा है, आपको नदियां यहाँ से मिलती है, खाने पीने की चीजें मिलती है, वन्य जीवन मिलता है, तो नेचर गॉड है, तो इंद्र की पूजा करना छोड़ो और गोवर्धन की पूजा करो। और फिर हमने बोले कृष्ण भगवान, कृष्ण की पूजा
क्योंकि उनका क्लियर इंटेंशन था कि पूजा करना है उस पर्टिकुलर पर्वत की, नेचर की। सो नेचर गॉड है, ये लिखा है एक्चुअल में। गीता आप पढ़ोगे ना, उसमें 10वां अध्याय जो है उसमें यही चीजें लिखी है। हर चीज का जो बेस्ट है वो मैं हूँ, ऐसा लिखा है। सो जैसे मैं इवन दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ, ये भी लिखा है, तो मैं दैत्यों में भी हूँ, ऐसा बोला है। सो हर इसमें जो बेस्ट है वो मैं हो गया, तो ऐसा बोला है। जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में शशांक हूँ, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं लिखा है, बट ऐसा लिखा है एक्चुअल में कि मैं पुष्पों में कमल हूँ, पद्म हूँ, ऐसा बोला है। हर चीज में बेस्ट अपन है, तो ऐसा यानी भगवान बेस्ट है, हर चीज का जो बेस्ट है वो भगवान है। तो अगर आप बेस्ट इंसान बनते हो तो भगवान है। जैसे मनुष्य में मैं राम हूँ, राम क्या है, भगवान है, ठीक है। सो वो नेचर गॉड है एक्चुअली, वो हर चीज गॉड है जो आपको बिना एक्सपेक्टेशन के दे रही है। आप अगर कुछ भी नुकसान भी पहुंचा रहे बट वो भी चीज देते जा रहे, जैसे आपको नदी है पानी दे रही है, आप प्रदूषित करते रहो, वो बेचारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है फिर भी दिए जा रही है, वो भगवान है। पेड़ है, आपको फल दिए जा रहा है, आप काट रहे हैं फिर भी दिए जा रहा है, सो वो भगवान है। माता पिता है, आप तकलीफ देते हैं, दिए जा रहे हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, वो भगवान है। एक्चुअल में भगवान की डेफिनेशन वही है कि जो बिना एक्सपेक्टेशन के चीजें दिए जा रहा है। वो सब कहानियां हैं जो अपन देखते हैं कि भगवान है, गुस्सा आ गया, भगवान वो है जो ये सबसे परे है। चलो छोड़ो, भगवान का कहा अपन ये, तो ये एक्ट ऑफ गॉड ये वर्ड आता है एक्चुअल में तो नहीं, लेकिन फैक्ट ये है जो इनसे मोह माया से लिपटा हुआ है, जिसको क्रोध आ जाता है, या जो ये सब बताया गया है, ये रूपक है, मेटाफर्स हैं, तो अल्टीमेटली इनसे परे हैं। वो सिर्फ जानबूझ के ऐसा बताया जाता है, जैसे परशुराम है, गुस्सा आ जाता है, तो बताया गया है, वो रिवॉल्यूशन समझा है एक्चुअली। तो सब चीजें फिर वापस आते हैं हम, तो पता नहीं भगवान है नहीं है, तो ये एक्ट ऑफ गॉड होता है लेकिन कानून में लिखा हुआ है, और इसीलिए एम्बिग्यूटी होती है। तो इसलिए हम एक्ट ऑफ गॉड की जगह हम पढ़ते हैं एक्ट ऑफ नेचर। तो जो एक्ट ऑफ नेचर है, लाइक अर्थक्वेक हो गया, जलजला, या फिर सुनामी आ गई, तो ऐसी सब चीजें एक्ट ऑफ नेचर या एक्ट ऑफ गॉड में कवर हो गई। अगर इससे भी नुकसान हुआ है तो भी लाइबिलिटी है, क्योंकि लाइबिलिटी इज एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट का मतलब है 100%। तो बिल्ली ने 100% चाय लेके आई, लाइबिलिटी, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत ही खतरनाक फेंकता हूँ मैं कभी कभी, बोरिंग होना मैं, बताया था मैंने, ऐसे हाथ हिलाओ मुंह से पानी निकलता, बोरिंग बोरिंग। चलो ठीक है, इलस्ट्रेशंस, कुछ एग्जांपल्स दिए बहुत आसान से। A lends a horse to B for his own riding only, own riding only, own riding only. But B ने क्या किया? B allows C, a member of his family, to ride the horse. अब भले C rides with care and horse accidentally falls and is injured, तो भी B is liable to make compensation to A for the injury done. ठीक है, कुछ लोगों को बाद में समझता है, तो मजा जाता ही नहीं, आ ही जा रहा है, होता है कभी कभी, ठीक है। सो वो होता है ऐसा, कभी कभी बाद में समझता है। मैं बताया था कुछ लोगों को यहाँ नहीं समझता, घर जाके समझता है, फिर घर जाके हंस रहे, तो मम्मी देख रहे हंस रहा क्यों है होता है। एक ऐसे पप्पू था, एक व्यक्ति था, एक बहुत बड़ा ये था स्टैंड अप कॉमेडियन, उसने बोला था, इसने चैलेंज दिया कि मैं 3 जोक सुनाऊंगा और जो भी तीनों जोकों में नहीं हंसेगा मैं उसके 5 लाख रुपए इनाम दूंगा। अब जोक है, ये भी जोक ही है। सो 5 लाख रुपए उसने इनाम देने की घोषणा की। दूर दूर से, देश भर से लोग आए उसके पास बैठे, और 1-to-1 शो था, इधर बैठेगा उधर एक व्यक्ति रहेगा, ये जोक सुनाएगा, वो हंसेंगे, अगर नहीं हंसे तो पैसा। अब पहला जोक सुनाता था, सब लोग पहले में हंस जाते थे, कुछ लोग रहते थे जो थोड़ा ज्यादा कंट्रोल होता था उनमें, सो कुछ लोग ऐसे थे जो सेकंड में हंसी देते थे। अब कोई भी जीत नहीं पा रहा था। एक आता है पप्पू, पप्पू आया, पप्पू आके बैठा, इसने पहला जोक सुनाया। अब पप्पू के चेहरे पे कोई स्माइल नहीं, कोई हाव भाव नहीं, देख रहा है ऐसे। सेकंड जोक सुनाया, सेकंड जोक में भी कुछ नहीं, देख रहा है। थर्ड जोक सुनाया, अब उसको लग रहा था थर्ड में तो हंसी देगा, थर्ड में भी नहीं हंसता वो। अब थर्ड जोक हो गया, अब ये बोलता ठीक है भाई मैं हार गया, ये ले 5 लाख रुपए। पप्पू 5 लाख रुपए लेके जाता है घर पे, मस्त सेफ वेफ में रखता है, सो जाता है, खुश हो गया एकदम। अब दूसरे दिन इसको लगता है यार ऐसे कैसे नहीं हंसा होगा, इतना कंट्रोल, इतना ज्यादा एकदम स्थिर व्यक्ति कैसे हो सकता है कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, हंसी नहीं आ रही है, तो इतना कंट्रोल कैसे हो सकता है उसमें। तो वो जाता है, चलो इसके घर जाके पता करते हैं।
घर जाने के लिए निकलता है दूसरे दिन सुबह सुबह। अब वो सुबह जब घर जाता है 10 बजे के आसपास घर पहुंचता है तो थोड़ी भीड़ लगी है। वो बोलता है अरे भैया वो पप्पू जी थे, उनका घर कहाँ पे है? तो बोले वो सामने थे, रात को उनकी डेथ हो गई। बोले अरे ऐसे कैसे, कल तो बहुत अच्छे थे, 5 लाख रुपए लेके आए मेरे से। बोले पता नहीं यार, सुबह सुबह 4 बजे की बात है, जाके टॉयलेट में गए थे, टॉयलेट से आवाज आई, अब समझा, जोर जोर के हंस रहे थे, जोर जोर के हंस रहे थे, इतना हंसे कि मर गए। बोले तो उसको दूसरे दिन समझ में आया। तो खैर जोक है, तो वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। चलो ठीक है, तो बाद में भी समझता है कभी कभी। वापस आते हैं। तो हाँ, तो सोचते वहीं पे है ना, वॉशरूम में सोचते हैं आप। तो बाकी टाइम कहाँ मिलता है। चलो ठीक है, वापस आओ, इमेजिन मत करो। चलो, ए हायर्स अ हॉर्स, दूसरा एक और एग्जांपल है। ए हायर्स अ हॉर्स, अरे वापस आओ। आपको शर्मा सर ने बताए थे, शशांक, नीरज, ये लोग जोक मार के वापस आ जाते हैं, आपको जोक नहीं लगे रहते हैं। तो सर ने बोले थे, आपको बताया, हमको सर ने बताए थे हमको, ये होता है कि हम लोग जोक मार रहे हैं, शायरी मार रहे हैं, हम वापस आ गए, आप वहीं पे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, वापस आ जाओ, अभी पढ़ाई करते हैं अपन। बोले होंगे ना आपको सर ने ऐसा? हाँ बोले हैं, सर ने बताया, हमने, मैंने बोला हूँ, बोले कौन सी बैच थी वो नहीं पता, बट बोला हूँ बोले। चलो ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल। अरे हो गया। ए हायर्स अ हॉर्स इन कैलकाटा फ्रॉम बी एक्सप्रेसली टू मार्च टू बनारस। सो बनारस जाने के लिए उसने घोड़े को किराए से लिया था। ए राइड्स विद ड्यू केयर बट मार्चेस टू कटक इंस्टेड। बनारस के बदले कटक चला गया। अगेन हॉर्स एक्सीडेंटली फॉल्स एंड इज इंजर्ड। Again, A is liable to make compensation to B for the injury of horse. क्यों? Because even if it is accidental, दोनों ही केस में दिया आपको accidental है, but फिर भी the liability is absolute. अगर नेचर के एक्ट से भी होगा, समझो हॉर्स के ऊपर बिजली गिर जाती है, लचक जाता है, अगेन जिम्मेदारी रहेगी बिजली की, क्योंकि अनऑथोराइज्ड यूज हुआ है। सो अनऑथोराइज्ड यूज होगा तो यहाँ हमेशा बिजली रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर अगला पॉइंट है, बहुत ही आसान, सभी आसान है। पहला पॉइंट एकदम सिंपल, ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर। दूसरा, नॉट टू मेक अनऑथोराइज्ड यूज। तो आपको ऐसे रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको केस स्टडीज आएगी। थर्ड, ड्यूटी नॉट टू मिक्स, मिक्स नहीं करना अपने खुद के गुड्स के साथ। सो बेलीज ड्यूटी नॉट टू मिक्स, इसका एक छोटा सा हम रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं ट्री डायग्राम से। सो मिक्स नहीं करना किससे? विथ हिज ओन गुड्स। सो खुद के गुड्स से मिक्स नहीं करना। सो अगर मैंने बेली के पास कुछ गुड्स रख के आया था, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो उन गुड्स को मिक्स नहीं करेगा खुद के गुड्स से। उसके गुड्स अलग रहना चाहिए, मेरे गुड्स अलग रहना चाहिए। सो अगर वो समझो मिक्स कर देता है तो क्या होगा? इफ बेली मिक्सेस द गुड्स या मिक्स द गुड्स, मिक्सेस वर्ड होता है क्या? होता तो होगा, ठीक है। अब अंग्रेजी मेरी गरीब हो रही है धीरे धीरे, अंग्रेजी बदलते रहती है ना, और हम नहीं बदलते। असली मजा तो वही है जब हालात बदले बट इंसान ना बदले। अगर बेली मिक्स कर रहा है विद कंसेंट, इफ बेली मिक्सेस द गुड्स विद बेलर्स कंसेंट, अगर बेलर से पूछ के मिक्स कर रहे हैं तो देयर इज नो ब्रीच ऑफ ड्यूटी, यहाँ कुछ गलत नहीं है। तो यहाँ पे देयर इज नो ब्रीच ऑफ ड्यूटी। फिर जो मिक्सचर तैयार होगा इसमें दोनों का राइट रहेगा।
and Bailey will share the mixture in original proportion. तो ओरिजिनल प्रोपोर्शन में वो शेयर किया जाएगा। जो भी ओरिजिनल प्रोपोर्शन था, जैसे समझो 60% गुड्स बेलर के थे, 40% बेली के थे, तो मिक्सचर में भी 60-40 के रेशियो में वो लोग बांट लेंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस। उसका एक्चुअल प्राइस क्या है क्या नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, हो सकता है बेलर के गुड्स महंगे थे, बेली के सस्ते थे। इफ नथिंग हैज बीन एग्रीड तो इक्वल प्रोपोर्शन। हाँ, उन्होंने अगर एग्री किया है कुछ और तो वैसा होगा। ठीक है, सो अगर कंसेंट से मिक्स किया है, जैसे आटा था, वो आटे में दूसरा आटा डाल दिया, एक ही डब्बे में दोनों आटा है, तो जो भी मिक्सचर है अब उसको अलग नहीं कर सकते, तो वो मिक्सचर आधा आधा बांट लेंगे, या जितना भी ओरिजिनल प्रोपोर्शन है वैसा बांट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं है। ब्रीच ऑफ ड्यूटी कब होती है? इफ बेली मिक्सेस द गुड्स विदाउट बेलर्स कंसेंट। अगर बेलर के कंसेंट लिए बिना मिक्स किया तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी है। ऐसे केस में दो केस हो सकते हैं। पहला, उसने बिना पूछे मिक्स किया तो एक तो ड्यूटी तो उसने तोड़ दिया। पहला केस हो सकता है कि विदाउट डीलर्स कंसेंट मिक्स किया एंड गुड्स कैन बी सेपरेटेड, सेपरेट किए जा सकते हैं। जैसे समझो बेल्स ऑफ कॉटन है, अलग अलग बड़े बड़े डब्बे रखे हुए हैं। अब मेरे भी डब्बे रखे हैं, उसने अपने डब्बे भी साथ में रख दिया, लेकिन डब्बे तो अलग किए जा सकते हैं। तो ऐसे केसेस में अलग करने की जिम्मेदारी अब डेली की रहेगी। तो जो भी मजदूरों को लगाना पड़ेगा, हमाली का खर्चा होगा, ये सब अब जिम्मेदारी रहेगी बेली की। फिर अलग करके वो मुझे देगा। बादल गरज रहा है, होता है कभी कभी, बादल गरजता है, बिजली चमकती है, बारिश होती है, तो होता है। जिंदगी में हमेशा एक चीज ध्यान रखना, हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं, नहीं चलती तो नहीं हिलते। एक और चीज ध्यान रखना, ऑरेंज का कलर ऑरेंज होता है, एप्पल का कलर एप्पल नहीं होता। ठीक है, वापस आते हैं, बहुत ही पांचट हो रहे हैं कभी कभी। सो गुड्स अगर अलग किए जा सकते हैं तो बेली विल बेयर द एक्सपेंसेस ऑफ सेपरेशन। तो जो अलग करने का खर्चा है ये बेली बेयर करेगा, एंड बेली के पास बेली की ओनरशिप रहेगी उसके गुड्स की, बेलर के पास उसके गुड्स की ओनरशिप रहेगी। ऐसा है। अगर गुड्स सेपरेट नहीं किए जा सकते, जैसे कि ऑयल में ऑयल मिला दिया, आटे में आटा मिला दिया, अलग नहीं कर सकते अपन, मिक्स हो गया वो। ठीक है, हाँ, ऑयल में ऑयल तो भी कभी कभी होता है, डेंसिटी अलग है तो चेंज हो जाता है, अलग कर सकते हैं। सो ऐसा मिक्सचर हो गया जिसको अलग नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे बेली इज लायबल टू कॉम्पेंसेट। एंड ऑफ कोर्स वो कॉम्पेंसेट तो करेगा बट ही कैन कीप द मिक्सचर। मिक्सचर को वो रख सकता है, जो भी मिक्सचर तैयार हुआ उसकी ओनरशिप अब बेली को मिल जाएगी आफ्टर पेइंग द कॉम्पेंसेशन टू बेलर। बहुत ही आसान, जीवन में पढ़ाई से आसान कुछ भी नहीं, ऐसा बोलते हैं लोग। जैसे लोग बोलेंगे सीए बड़ा आसान है, सिर्फ कोर्स बहुत वास्ट है, कोई भी चीज समझेगी नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन कोर्स इतना है। अभी देखो पहले का भूल गया, पहले दिन जो पढ़ा था शुरू शुरू में, एकदम बेसिक चीजें, एग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन, अब धीरे धीरे
ये याद आएगा आप जब रिवीजन करोगे तो इसलिए मैंने बोला था डायग्राम्स बनाना। डायग्राम से अब पक्का से रिवाइज हो जाता। आप ऐसे गोले देखोगे आपको समझ जाएगा कि ये एग्रीमेंट है, लीगल ऑब्लिगेशन है और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। तो आपको डायग्राम से पक्का से रिवाइज हो जाता है। फिर हर एक कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट रहेगा, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट को जरूरी नहीं। पक्का से डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए बनाना चाहिए। ऐसा है। सो आगे बढ़ते हैं, फिर पढ़ लेते हैं, बहुत ही आसान। सो ड्यूटी नॉट टू मिक्स गुड्स बेल्ड विद हिज ओन गुड्स। तीन सेक्शन है, 55, 155, 156, 157। 155 बोलता है अगर आप मिक्स कर रहे हैं विद कंसेंट, तो ये वाला पार्ट जो है ये 155 का हो गया। 156, 157, ठीक है, सिंपल है, याद रखने की जरूरत नहीं है सेक्शंस वगैरह। So it is the duty of bailee that he should not mix his own goods with those of the bailer without bailer's consent. If the goods are mixed with the consent of bailer, so there is no breach of duty, and bailer and bailee shall have interest in the proportion to their respective shares in the mixture thus produced. तो जो भी मिक्सचर है उसमें जो respective share है ओरिजिनल गुड्स का, उतने हिस्से में वो लोग बांट लेंगे। But if the bailee without the consent of bailer mixes up his own goods with those of the bailer, whether intentionally or accidentally, गलती से भी होगा तो भी, the following rule shall apply where goods can be separated. Where the goods can be separated or divided, the property in goods remains with the parties. Property means ownership. Ownership in goods remains in the parties respectively. But the bailee is bound to bear the separation expenses of separation as well as any damage arising from the mixture. Illustration दिया है, A bales 100 bales of cotton marked with a particular mark to B. तो 100 bales of cotton उसने रख के आया। B without his consent mixes the 100 bales with other bales of his own bearing a different mark. A is entitled to have his 100 bales returned. वो अपने 100 bales वापस मांग सकता है। And B is bound to bear the expenses incurred in the separation of the bales and any other incidental damage. And where the goods cannot be separated, अगर आप उसको अलग नहीं कर सकते, तो where the goods mixed cannot be separated, the bailee must compensate the bailer for his loss. Example दिया है, A bales a barrel of cave flour worth rupees 45, तो आटा है एक प्रकार का, to B without his consent, इसने मिक्स कर दिया एक कंट्री फ्लोर देसी आटे के साथ जिसकी कीमत से 25 रुपए का बैरल है, तो यहाँ B must compensate A for the loss of his floor. ठीक है, सिंपल है, बहुत आसान। फिर ड्यूटी टू रिटर्न, ये भी जिम्मेदारी है। आपने गुड्स लेके गए, आपके नहीं हो गए, वापस करना पड़ता है, और वही स्पेसिफिक गुड्स वापस करना पड़ता है आफ्टर द पर्पज इज अकम्प्लिश्ड, जो गुड्स लेके गए थे। ठीक है, अगर कोई टाइम दिया गया है तो उस टाइम के अंदर वापस करेंगे। जैसे बोला था 2 दिन के लिए कार लेके जा रहा हूँ, 2 दिन हो गए, कार वापस कर दो। लेकिन अगर टाइम नहीं दिया गया है तो ऐसे केस में विद इन अ रीजनेबल टाइम वापस करेंगे। अगर समझो कुछ काम के लिए दिया गया था जिसमें टाइम नहीं दिया लेकिन काम के लिए दिया है, जैसे मैंने बोला था बुक्स में भेज रहा हूँ बाइंडिंग करने, तो बाइंडिंग हो गई, उसके बाद वापस कर देना चाहिए विद इन अ रीजनेबल टाइम। तो व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड ही शुड रिटर्न इट। ठीक है, तो वही दिया है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेली टू रिटर्न और डिलीवर अकॉर्डिंग टू द बेलर्स डायरेक्शन द गुड्स बेल्ड विदाउट डिमांड। मांगने के लिए रुकना नहीं है कि भाई वो आएंगे और गुड्स मांगेंगे तब हम देंगे, आपका काम हो गया, वापस कर दो। As soon as the time for which they were billed expires, तो अगर टाइम है तो टाइम एक्सपायर हो गया और the purpose for which they were billed has been accomplished. Where there are several joint bailers, एक से ज्यादा ओनर है, बेलर है, तो आप किसी एक के पास जाके भी गुड्स को वापस कर सकते हैं। So वही दिया, the bailee may return the goods to any one of the joint owners. When the bailee fails, वो सीए कर रहा था, नहीं, fails to return the goods at a proper time, he becomes responsible to the bailee for the loss, bailor for the loss. तो जो भी नुकसान होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, डेट्रियोरेशन होगा ऑफ द गुड्स फ्रॉम दैट टाइम, तो वो सबकी जिम्मेदारी अब रहेगी बेली की। एग्जांपल्स दिए हैं, रामपाल वर्सेस गौरीशंकर। सो नागपुर का नहीं है, नाग लिखा है, नागालैंड का है। So, where a pawnee refused to return the goods after the tender of
डेट बाय द पॉनर। सो पॉनर ने गुड्स वापस कर दिया था, बट सॉरी पैसा वापस कर दिया था। एक एग्जांपल बना लेते हैं। सो समझो ये पॉनर है और इसने दूसरे व्यक्ति के पास ले जाके गोल्ड गिरवी रखा। मान लो गोल्ड रिंग है, गिरवी रखा। तो जो व्यक्ति के पास गिरवी रखा है इसको हम बोलते हैं पानी। ये बहता है, संग तेरे पानियों सा पानियों सा पानियों सा बहता रहूं। नहीं वो पानी नहीं है, वो पानी है। ये वो है जिसको सैया ने देखा और ये पानी पानी हो गया। नहीं वो भी नहीं, यहाँ पे लोन लेके आए। अब ऑनर ने जैसे ही लोन रीपे किया तो पॉनी की क्या जिम्मेदारी थी, ही शुड रिटर्न द गोल्ड रिंग, बट इसने रिटर्न नहीं किया। अब कल चलकर अगर कोई नुकसान होगा, गोल्ड रिंग चोरी हो जाती है, ठीक है, शांत, समझता नहीं है। हाँ, सो अगर गोल्ड रिंग अब चोरी हो जाती है तो ऐसे केस में पॉनी जिम्मेदार रहेगा, क्योंकि उसने तुरंत वापस कर देना था। पर्पस हैज बीन अकम्प्लिश्ड, लोन वापस हो गया, तो ही शुड रिटर्न द गुड्स। So, without demand, where a pawnee refused to return the goods even after the tender of the debt by the pawner, pawner ने debt offer कर दिया है, पे कर दिया है, the goods have been subsequently stolen, और उसने वापस नहीं किया, बाद में चोरी हो गए, he was held liable, तो pawnee will be held liable। अब यहाँ हमने पॉनर और पॉनी का एग्जांपल लिया, बट वैसे देखें तो पॉनी एक बेली ही है। तो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि प्लेज जो है इट इज अ टाइप ऑफ बेलमेंट, तो इसीलिए बेली ही है वो। तो जैसी बेली की जिम्मेदारी वैसे ही पॉनी की जिम्मेदारी होती है। ऐसा है। एक और केस दिया है, शॉ एंड कंपनी वर्सेस सिमंस एंड सन्स। The plaintiff's books which were given for binding were not returned within a reasonable time, even after the work is done. Bailey was held liable despite the books having been destroyed in accidental fire. भले accidental fire है, but अब जिम्मेदारी हो चुकी है। ठीक है, ऐसा है। एक ड्यूटी और है आसान वाली, हम गुड्स तो रिटर्न करेंगे, साथ में जो एक्रीशंस है वो भी रिटर्न करेंगे। ड्यूटी टू डिलीवर दी एक्रीशंस। एक्रीशन का क्या मतलब है, दैट मीन्स जो नेचुरल इंक्रीज होता है, जो बढ़त है, जो प्रॉफिट्स हैं, वो भी वापस करना पड़ता है। जैसे मैंने शेयर्स गिरवी रख के लोन लिया था, शेयर पे बोनस बांट दिया गया, तो बोनस शेयर भी मुझे मिलना चाहिए। तो ये वो रिफ्यूज नहीं कर सकता देने से। या गाय का एग्जांपल लो, मैंने गाय छोड़ के गया था गुप्ता जी के पास, अब गाय ने एक बछड़े को जन्म दे दिया। एग्जाम्पल है, अरे एग्जाम्पल है, ऐसे आते हैं, ये आगे दिया है तो ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ये बछड़ा किसका, गाय का मत बोलना, गाय का तो है, तो बछड़ा भी बेलर का है, बेलर को लेके जाना है। ठीक है, तो ये नेचुरल इंक्रीज, इसको हम बोलते हैं एक्रीशन। एक्रीशन है ना बढ़त। ठीक है, कोई भी बढ़त, गोबर भी एक बढ़त ही है, गोबर के कंडे बना के रखे थे तो कंडे भी लेके जाएंगे बेलर ओनर। ठीक है, तो जितने भी नेचुरल इंक्रीज है ये सब अधिकार रहता है बेलर का। तो ड्यूटी है बेली की कि वो रिटर्न करे ऑल दी एक्रीशंस। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ बेली to deliver any natural increase or profit accruing from the goods billed unless there is a contract to the contrary। so वही लिखा हुआ है आगे, A leaves a cow, तो leaves यानी पत्तियां, नहीं leaves छोड़ के आ रहा है, a cow in the custody of B to be taken care of, उसका ध्यान रखना है। the cow has a calf, अब उसको बछड़ा हो गया, अरे हो गया ना, इसमें क्या है, cow has a calf, तो उसमें क्या है हंसने का। ठीक है, तो शांत बैठो, नहीं तो मैं आपको गेट आउट कर दूंगा। शांत बैठो यहाँ पे। B is bound to deliver the calf as well as the cow to A, तो गाय तो देना ही है, बछड़ा भी देना है। ठीक है, और एक और लास्ट ड्यूटी है, बहुत ही आसान, नॉट टू डिफीट बेलर्स टाइटल, कि भाई आपको गुड्स का पोजीशन मिला है ना, तो सिर्फ पोजीशन ही है, आप ओनरशिप नहीं क्लेम करोगे। कल चल के पता लगा मेरे गुड्स बेचे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपके पास अगर मैंने गुड्स बेल करके रखा हूँ, समझो मैंने कॉटन रख दिया था आपके पास, आपका काम है उसको सिर्फ रखना है, जितना मैंने बताया था उतना, उसके बाद आप उसको बेच वगैरह नहीं सकते। यू विल नॉट डिफीट माई टाइटल, आप ओनरशिप क्लेम नहीं करोगे उस पर कभी, या उसको आगे किसी और को ओनरशिप नहीं दोगे उसके थ्रू। अगर ये कर रहे हो तो अगेन इट इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी, मैं कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता हूँ। So Bailey cannot deny the title of bailor. He must not set up a title adverse
एडवर्स इन अपोजिट टू दैट ऑफ बेलर, तो बेलर का टाइटल डिफीट नहीं करना है। ही मस्ट होल्ड द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ एंड फॉर द बेलर। सो ऐसा है, तो ये सब हो गई बेली की जिम्मेदारियां। सो बहुत ही आसान है। बेली की पहली जिम्मेदारी है टू टेक रीजनेबल केयर, दूसरा है नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज, तीसरा नॉट टू मिक्स द गुड्स विदाउट बेलर्स कंसेंट, रिटर्न द गुड्स, रिटर्न द एक्रीशंस एंड नॉट टू डिफीट हिज टाइटल। ये सब जो ड्यूटीज हैं बेली की, आप अगर ध्यान से देखो तो ये राइट हो जाएगा बेलर का। सो बेली की ड्यूटी है रीजनेबल केयर करना, बेलर का ये राइट रहेगा कि मेरे गुड्स का रीजनेबल केयर किया जाए। तो आपने मेरी कार लेके गए, पता लगा आप रीजनेबल केयर नहीं कर रहे, तो मैं वापस ला लूंगा। सो जो आपकी जिम्मेदारी वो मेरे अधिकार, आपकी जिम्मेदारी है अनऑथराइज्ड यूज नहीं करना, मेरा ये राइट रहेगा। अगर अनऑथराइज्ड यूज हुआ है तो आई कैन क्लेम कॉम्पेंसेशन। फिर मिक्स नहीं करना आपकी जिम्मेदारी, ये मेरा अधिकार हो जाएगा, ठीक है। फिर रिटर्न करना ये आपकी जिम्मेदारी, मेरा राइट है टू क्लेम द रिटर्न। एक्रीशंस वापस करना आपकी जिम्मेदारी, मेरा अधिकार। नॉट टू डिफीट बेलर्स टाइटल, ये भी आपकी जिम्मेदारी, मेरा राइट। सो जितने भी राइट्स एंड ड्यूटीज हैं बेलर बेली की, को रिलेटिव है, रिश्तेदार है, एक दूसरे के संदर्भ में हम बात करते हैं। जब ड्यूटीज ऑफ बेली की बात करेंगे तो दे विल बिकम द राइट्स ऑफ बेलर, एंड जब ड्यूटीज ऑफ बेलर की बात करेंगे तो दे विल बिकम द राइट्स ऑफ बेली, ठीक है। तो देखते हैं, इसीलिए आपको ज्यादातर ड्यूटीज पे क्वेश्चन आता है, राइट्स पे नहीं आते, क्योंकि ड्यूटीज में आपके राइट्स ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा राइट्स मिलते हैं, लेकिन आपस के जो राइट है वो इतने ही रहेंगे। सो आपके लिए ड्यूटीज ऑफ बेली इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा इससे, फोकट के मार्क रहेंगे, केस स्टडी आएगी, इजीली आप लिख पाओगे। खूब सारे क्वेश्चंस भर भर के दिए, पढ़ते जाओ, रीडिंग करते जाओ। फिर अब ड्यूटीज ऑफ बेलर, मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती है अगर मैं गुड्स दे रहा हूं दूसरे व्यक्ति को तो। लेकिन अब यहाँ पे जो जिम्मेदारियां होती है ना, ये अलग अलग टाइप से हम विभाजित करते हैं, डिपेंड करता है किस प्रकार का बेलमेंट है, उस हिसाब से हमारी जिम्मेदारियां चेंज होती है। जैसे कि ड्यूटीज टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन द गुड्स पेड, अगर मैं आपको कोई गुड्स दे रहा हूँ यूज करने को, तो उसमें अगर कुछ गड़बड़ है तो मुझे बताना चाहिए। जैसे समझो मेरी बाइक है, उसके ब्रेक बहुत लूज है, अब ये डिफेक्ट है कि बहुत लूज ब्रेक है, यहाँ पे लगाओ तो आगे जाके रुकेगी, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनेगी कि मैं आपको ये इन्फॉर्म करूँ। तो अगर मुझे पता है कि मेरी बाइक में ऐसे कोई डिफेक्ट है, तो मेरा काम है कि मैंने इन्फॉर्म कर देना चाहिए, ठीक है। अगर मैंने इन्फॉर्म नहीं किया और आप जाके किसी को उड़ा देते हैं, ब्रेक लगाया था लगा ही नहीं, वहां जाके लगा जब तक वो लचक चुका था, तो ऐसे केस में अब मैं जिम्मेदार हो जाऊंगा, क्योंकि आई शुड हैव डिस्क्लोज द फॉल्ट्स इन द गुड्स। सो ऐसे फॉल्ट जो थोड़े अलग है, नॉर्मल फॉल्ट है वो डिस्क्लोज नहीं करना पड़ता। जैसे मेरे को ये नहीं बताना पड़ेगा कुछ नॉर्मल रिस्क है, तो जैसे भैया 180 के ऊपर मत चलाना, तो 180 बहुत हो गया, 100 के ऊपर मत चलाना, तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ये नॉर्मल चीजें हैं जो पता होती हैं। लेकिन ब्रेक लूज है ये बताना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता, आप जब बाइक यूज करते हैं तो ब्रेक लूज थोड़ी होते हैं उसमें, तो ये चीजें मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है कौन सा बेलमेंट है उसके ऊपर। अगर ग्रेटिशियस बेलमेंट है, दैट मीन्स नॉट फॉर मनी, जब मैं बिना पैसे के काम कर रहा हूँ, मैंने आपको बाइक दे दिया यूज करने को, अब बाइक के ब्रेक जो है लूज है, मुझे इसके बारे में पता है, तो मैंने आपको बताना चाहिए। मुझे नहीं पता है, समझो मुझे भी नहीं पता उसके ब्रेक लूज हो चुके हैं, तो मैंने ला के रखा था 3 दिन से पड़ी है, अब ब्रेक थोड़े लूज हो गए, कुछ ने गाड़ियां वगैरह किया होगा तो ब्रेक लूज हो गए। अब मुझे ये चीज की जानकारी नहीं है, मैंने आपको यूज करने दे दिया बिना पैसे के, कल चलकर अगर कुछ एक्सीडेंट होता है, कुछ गड़बड़ होती है, तो मैं जिम्मेदार नहीं होता, क्योंकि जब ग्रेटिशियस बेलमेंट है ना, वहां पे अगर मुझे पता है कि गड़बड़ है तभी मैं जिम्मेदार होता हूँ, मुझे नहीं पता है तो मैं जिम्मेदार नहीं होता। तो ड्यूटीज अलग अलग टाइप के बेलमेंट में अलग अलग होती है। इफ इट इज अ ग्रेटिशियस बेलमेंट, देन बेलर इज रिस्पॉन्सिबल टू डिस्क्लोज द नोन फॉल्ट्स, ओनली नोन फॉल्ट्स, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस कॉज ड्यू टू नॉन डिस्क्लोजर ऑफ नोन फॉल्ट्स, जो मुझे पता है। बट अगर मैं ये पैसे के लिए कार्य करता हूँ, समझो मैंने पैसा लेके आपको किराए से दिया था बाइक, तो यहाँ तो गलतियां होनी नहीं चाहिए, यहाँ इवन इफ आई एम नॉट अवेयर तो भी मैं जिम्मेदार होता हूँ। सो मुझे नहीं पता है बाइक के ब्रेक लूज है, मैंने आपको बाइक यूज करने दिया, बदले में 2000 रुपए ले लिया, ऐसे केस में अब बाइक अगर गड़बड़ है तो मैं जिम्मेदार हूँ, इवन इफ मुझे नहीं पता है तो भी। तो यहाँ पे फर्क पड़ता है किस
प्रकार का बेलमेंट है उसके ऊपर। अगर ग्रेटिशियस बेलमेंट है तो यहाँ पे इज लायबल टू डिस्क्लोज ओनली द नोन फॉल्ट्स। इफ ही इज नॉट अवेयर, उसने कुछ चीज नहीं बताया बट उसको भी नहीं पता थी, देन ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। बट जब हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो गुड्स में गलती होना ही नहीं चाहिए, फिर गुड्स परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि पैसे के लिए काम किया जा रहा है, तो यहाँ गुड्स में डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर है फिर भले मुझे नहीं पता थे तो भी यहाँ पे अब मेरी जिम्मेदारी रहेगी आपको कॉम्पेंसेट करने की, अगर इसके कारण कोई लॉस होगा तो यहाँ पे दो हिस्से में हम डिवाइड करते हैं ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स में। पहला आता है ग्रेटिशियस बेलमेंट, दैट मींस जहाँ पे कंसीडरेशन हम नहीं ले रहे। सो दोनों में डिफरेंस है, डिस्टिंक्शन बिटवीन ग्रेटिशियस बेलर एंड बेलर फॉर रिवॉर्ड। सो इसमें पहला है ग्रेटिशियस बेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज टू द बेली ऑल फॉल्ट्स ऑफ द गुड्स बिल्ड इन द गुड्स बिल्ड ऑफ व्हिच ही इज अवेयर। तो जो उसको पता थे वो वाले फॉल्ट्स, एंड विच मटेरियली इंटरफेयर विद द यूज ऑफ देम और एक्सपोज द बेली टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क। नॉर्मल रिस्क वाली चीजें नहीं बताना पड़ता है, जैसे तेज मत चलाना, हेलमेट पहन के गाड़ी चलाना, ये बताने की आवश्यकता नहीं होती, ये तो जरूरी है। एंड इफ यू फेल्स टू डू सो, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो आई विल बी लायबल टू पे सच डैमेजेस टू द बेली एज मे हैव रिजल्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द फॉल्ट्स। ग्रेटिशियस बेलर ये बोल के बच सकता है कि भाई मुझे नहीं पता था। ग्रेटिशियस बेलर विल नॉट बी लायबल फॉर डैमेजेस अराइजिंग टू द बेली फ्रॉम द डिफेक्ट्स ऑफ व्हिच ही वाज इग्नोरेंट। तो अगर मुझे नहीं पता था तो वहां पे मैं जिम्मेदार नहीं होता। ठीक है, जैसे गाय वाला एग्जांपल भी ले सकते, बाइक का एग्जांपल तो था ही, बारिश के मौसम में होता है, बादल गरजता है, उसको फूक के ठीक करना पड़ता है। ये तो भलते हो गया, गैप में चला गया, अब कैसे आएगा? पेन पेन, ठीक है बिना पेन के पढ़ा देता हूँ थोड़ी देर, बट पेन निकालना तो पड़ेगा। चलो खैर, सो अब ये खड़खड़ नहीं करेगा, तो कुछ ना कुछ होते रहता है, मेरा राहु खराब है इसीलिए ऐसा कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी के इसमें कुछ ना कुछ तकलीफ चलती रहती है। ठीक है, सो ग्रेटिशियस बेलर ये बोल सकता है दैट ही विल नॉट बी लायबल, क्योंकि उसको नहीं पता था। जैसे गाय का एग्जांपल अगर हम लेते हैं, सो गाय के केस में अगर मुझे पता है कि गाय में कोई डिफेक्ट है, जैसे गाय है लाल कलर के कपड़े पहन के जाओ उसके सामने तो उड़ा देती है, अब ये चीज अगर मुझे पता है तो मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रेटिशियस बेलमेंट है जिसमें गुप्ता जी पैसे नहीं ले रहे, तो ये चीज मुझे बताना चाहिए। सो अगर मुझे पता था फिर भी मैं नहीं बताऊंगा और कोई नुकसान होगा तो मैं जिम्मेदार हूँ, बट मुझे नहीं पता था तो मेरी जिम्मेदारी नहीं रहती। ठीक है, मुझे भी नहीं पता था कि लाल रंग देख के उड़ा देती है वो, सो यहाँ मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं बोल सकता हूँ भैया मुझे भी नहीं पता था, लेकिन पता है तो बताना जरूरी है। मैंने गुप्ता जी को बता दिया कि भाई देखो लाल कपड़े पहन के इसके सामने मत जाना नहीं तो उड़ा देगी, ऐसे केस में अब मैं जिम्मेदार नहीं। अब वो अपने वाइफ को बोलते हैं अरे लाल कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं तुम पे, जाओ, वो पहन के चली और गाय ने उड़ा दी, तो यहाँ पे अब मैं जिम्मेदार नहीं, मैंने तो सतर्क किया था, अब इसको उन्होंने अपॉर्चुनिटी समझा तो मैं क्या बोलूँ। तो ठीक है, तो मेरे बता देने के बाद भी नुकसान होगा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि मैंने बताया था। ठीक है, सो मेरा बताना जरूरी है अगर मुझे पता है तो। सो वही सिमिलर एग्जांपल दिया आपको, हॉर्स का दिया है गाय के बदले। सो ए लैंड्स अ हॉर्स व्हिच ए नोस टू बी विशियस, उसको पता है ये विशियस है, यानी थोड़ा ये है कि विशियस है जो, हाँ पागल नहीं बोल सकते, जो हाँ चालाक, वैसे इसमें ये बोलते हैं अपन जो क्या बोलते हैं, जो ऐसे मार देता है, जैसे पीछे खड़े रहे तो पैर मारेगा फिर सामने खड़े काट देगा ऐसा, यानी कुछ वर्ड है उसका मुझे ध्यान नहीं है, हाँ काड़ियाल बोल सकते हैं, तो विशियस है वो, यानी वो थोड़ा ऐसा है, जैसे गाय है उड़ा देती है ये विशियस हो गया। ठीक है, नहीं तो गाय साधारण होती है नॉर्मल, लेकिन कोई गाय उड़ा देती है विशियस है। ठीक है, वैसे ही विशियस है यहाँ पे जो हॉर्स ऐसा थोड़ा एरोगेंट, एरोगेंट नहीं क्या बोलेंगे इसको, वो वर्ड नहीं आ रहा, रिकलेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है समझ गया ना आपको, तो विशियस है नहीं इसको वर्ड है यार, वर्ड ध्यान आता है, आते आते रह जा रहा है, कार्डियल नहीं उसका वर्ड है, तो हॉर्स है, चलो ठीक है वो विशियस है, तो वो
ऐसा कुछ अगर हुआ तो यानी पास में कोई खड़ा है तो पैर मारेगा या फिर काट देगा, इस प्रकार का है। काटते नहीं जनरली, बट पैर मारते हैं। सो ये पता है उसको, पता है, नोज, ही डज नॉट डिस्क्लोज, फिर भी उसने नहीं बताया द फैक्ट दैट द हॉर्स इज विशियस। द हॉर्स रन्स अवे, बी इज थ्रोन एंड इंजर्ड, ए इज रिस्पॉन्सिबल टू बी फॉर द डैमेजेस सस्टेन्ड। तो यहाँ जिम्मेदारी रहेगी, ठीक है। फिर नॉन ग्रेटिशियस बेलर तब लायबल होता है जब उसको फॉल्ट पता थे। अब बेलर फॉर रिवॉर्ड, तो आपको जब ये क्वेश्चन आएगा ना, सबसे पहला काम आपने आइडेंटिफाई करना है बेलर फॉर रिवॉर्ड और ग्रेटिशियस बेलमेंट के बीच का डिफरेंस। यानी आपको पहला पॉइंट लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे केस कौन सा है। जैसे एक क्वेश्चन बता देता हूँ, तो आपको पहला काम है आइडेंटिफाई करना। कोई भी एक एग्जांपल उठा लेते हैं, 11th वाला देख लो। जैसे दिया है, ए हायर्स अ कैरेज। हायर का मतलब क्या होता है? जब हायर्स वर्ड है दैट मींस फ्री में नहीं दिया है। हायर का मतलब होता है पैसे चार्ज किए, किराए से दिया है, ठीक है। अगर वही लिखा होगा लेंड्स अ कैरेज, तो वो नॉन ग्रेटिशियस ग्रेटिशियस दोनों हो सकता है, लेकिन हायर्स वर्ड है दैट मींस ये हमेशा फॉर मनी है, ठीक है, हाँ नॉन ग्रेटिशियस है। So he hires A hires a carriage of B and agrees to pay 500 as hire charges. Carriage is unsafe. Though B is unaware of it, उसको नहीं पता है, तो भी क्योंकि पैसे लिए गए ना, इसीलिए यहाँ पे वो जिम्मेदार रहेगा। A is injured and claims compensation for injuries suffered by him. B refuses to pay, discuss the liability of B. यहाँ आपको पहले तो ये डिफाइन करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि ये नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट है। ये आइडेंटिफाई करने पे भी मार्क्स रहेंगे। आप अगर सिर्फ ये लिख दोगे कि बेलमेंट में जिम्मेदारी होती है हर चीज बताओ, फॉल्ट बताओ, तो आंसर इनकम्प्लीट है। आपको डिफाइन करना है कि ये ग्रेटिशियस है या नॉन ग्रेटिशियस है, फिर आंसर लिखना है। सो अगर ग्रेटिशियस बेलमेंट रहेगा तो वहां पे ही विल बी लायबल ओनली फॉर द नोन फॉल्ट्स, लेकिन अगर नॉन ग्रेटिशियस है तो ही विल बी लायबल फॉर ऑल फॉल्ट्स। तो ये नॉन ग्रेटिशियस है, यहाँ पे इवन इफ इज नॉट अवेयर तो भी वो लायबल रहेगा। सो वही है, पढ़ते हैं। हाँ, so bailer for reward is responsible for all the defects in the goods bailed, whether he is aware of the defects or not. If he does not disclose them to the bailee, अगर नहीं बताएगा तो वहां पे वो जिम्मेदार है, ठीक है। बेलर फॉर रिवॉर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदर इज अवेयर और नॉट इफ ही डज नॉट डिस्क्लोज देम टू द बेली। अनलाइक अ ग्रेटिशियस बेलर, इग्नोरेंस ऑफ डिफेक्ट इज नो डिफेंस फॉर हिम। तो मुझे नहीं पता था बोल के वो बच नहीं सकता। सो इग्नोरेंस ऑफ डिफेक्ट इज नॉट अ डिफेंस। एग्जाम्पल दिया है, और ए हायर्स द कैरेज ऑफ बी, द कैरेज इज अनसेफ दो बी इज नॉट अवेयर ऑफ इट एंड ए इज इंजर्ड, बी इज रिस्पॉन्सिबल टू ए फॉर द इंजरी। लेकिन यहीं अगर ये ग्रेटिशियसली एक्ट किया रहता, ग्रेटिशियसली लैंड किया होता, देन बी वुड नॉट हैव बीन रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उसको नहीं पता था। सिमिलरली अगर बी ने बता दिया होता तो भी फिर वो जिम्मेदार नहीं होता है। फिर एक और दिया है, एक्चुअल केस है, दिया है, नाम भी दिया है, कैसे नाम, नाई एंड सन्स, नाई है वो, बात करता है, ह्यूमन एंड वाइफ वर्सेस नाई एंड सन्स, ठीक है। वाइफ उसकी वाइफ होगी, ये नाम है पता नहीं, वाइफ नाम थोड़ी होता होगा। चलो ठीक है, वापस आते पढ़ लेते हैं। मैंने भी कभी देखा नहीं है पार्टीज को, बहुत पुराना है ना, 1881, तो मेरे आने के भी 109 साल पहले का है, 107 साल पहले का, ठीक है। सो पुरातन कालीन केस है। ए हायर्ड फ्रॉम बी अ कैरेज, एक कैरेज लिया उसने, जैसे टांगा वगैरह हो गया, अ पेयर ऑफ हॉर्सेस एंड अ ड्राइवर फॉर अ स्पेसिफिक जर्नी। ड्यूरिंग द जर्नी अ बोल्ट इन द अंडर पार्ट ऑफ द कैरेज ब्रोक अवे। अब वो कैरेज में कुछ डिफेक्ट था जिससे वो टूट गया। Thus the carriage was not usable and A was injured. It was held that B was liable to pay damages for the injury sustained by A, since carriage was not fit for the purpose for which it was hired. क्योंकि जब पैसे लिए जाते हैं ना तो उसमें डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। मैं
मेरे ख्याल से इस साल के एमटीपी आरटीपी में किस पे क्वेश्चन आया था जिसमें दिया था एक कार लेके गया, कार के इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई और वो इंजन वो कार सीज हो गई। अब इंजन को ठीक करने के लिए बेली ने खर्चा किया, तो क्या वो ये खर्चा रिकवर कर सकता है फ्रॉम बेलर? तो आंसर इज यस, क्योंकि यहाँ पे अगर वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चा है तो ओनर की वैसी जिम्मेदारी होती है और ये डिफेक्ट इन दी गुड्स कहलाएंगे। इसके अलावा अगर डैमेजेस होंगे तो वो भी क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है जब हम पैसे के लिए काम करते हैं तो गलतियां होनी नहीं चाहिए। जैसे कि समझो मैं सीए हूँ, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, क्लाइंट आ रहा है, तो मैंने गलती नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं पैसा ले रहा हूँ उससे। सो खैर अपनी गलतियां तो ठीक हो सकती है, जैसे मैंने आज कुछ गलत पढ़ा दिया, कल आके ठीक कर सकता हूँ। मैं पढ़ा नहीं रहा गलत, एग्जाम्पल है, सो कल आके ठीक कर सकता हूँ। लेकिन सोचो डॉक्टर है, गलती कर दिया, बोले कि अरे वो पेट में छुरी छूट गई और वो गया, सो वो ठीक भी नहीं हो सकती। तो कम से कम अपने पास मौका होता है, बट फिर भी जब पैसे के लिए काम कर रहे हैं ना, गलती होना ही नहीं चाहिए, निग्लिजेंट रहना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो गलतियां नहीं होनी चाहिए, इसीलिए अगर पैसे के लिए काम कर रहे हैं, फिर भले मुझे नहीं भी पता है बट गलती हो गई है, तो भी मैं जिम्मेदार रहता हूँ, ठीक है। इफ द बेलर हैज build some goods which are dangerous in nature, then he must again inform the bailee about the nature of the goods. So ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे केस है, इसमें एक्चुअल केस हुआ अभी बीच में, ऐसा एक सिमिलर केस नागपुर में हुआ था। नागपुर में एक व्यक्ति ने कुछ गुड्स लेके आया था, उसको उसके मालिक ने भेजा था कि जाए गुड्स लेके चले जा। अब वो गुड्स में फटाके थे, उसने ट्रेन से उतारा, ऐसे रखा और बक्के से फूट गए और उसकी डेथ हो गई। एक्चुअल केस है, तो अभी 6-8 महीने पहले की बात है, अभी ये वाली दिवाली के टाइम की बात है, जो पिछली दिवाली गई उसमें ये एक्चुअल केस हुआ है नागपुर में। सो बस वैसे ही ये केस है कि भाई जब उसमें डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स है तो इट शुड बी इन्फॉर्म्ड, क्योंकि अगर वो इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क हो सकते हैं। तो ऐसा है। फिर यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो, बहुत ही आसान है। बस खत्म हो रहा है, बचा ही क्या। ड्यूटी टू रीपे नेसेसरी एक्सपेंसेस। अब मुझे पेन की आवश्यकता पड़ेगी, ढूंढता हूँ कहाँ से मिलेगा पता नहीं, लेकिन मैं गायब हो रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। हाँ, मैं प्रकट हो गया। जादू, एक बार ऐसे जादू बताया था मैंने क्लास में। हाँ, एक जादू, वुडू वुडू मैजिक बताया था, बहुत पहले की बात है जब फिजिकल क्लासेस में ये ऑनलाइन रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, मैं खड़े खड़े पढ़ाता था, इधर से उधर जाते थे, उस टाइम बताया था। आता है मेरे को, कोई कोई जादू आते हैं। जादू क्या होते हैं? हाथ की सफाई होती है वो, तो आते हैं कुछ कुछ। खतरनाक जादू था, उधर एक लड़के को खड़ा किए, जादू मैं एक्चुअल में था, उधर एक लड़के को खड़ा किए थे, इधर एक को खड़ा किए थे, तो इधर वाले को टच करो तो उसको फील हो रहा था, ऐसा वाला जादू। हाँ हाँ, ये वुडू मैजिक है, ये बताया था मैंने एक बार क्लास में, लाइव क्लास में, बहुत पहले की बात है, 2014 या 15 की बात है। बच्चे शॉप में आ गए थे, अरे सर कैसे कैसे, तो है सीक्रेट होते हैं उसके, कैसे होता है वो भी एक रीजन होता है उसके पीछे, कुछ तो भी हाथ की सफाई होती है उसके पीछे, ठीक है। चलो, कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे सर क्या फेंकते हैं आप, लेकिन फेंकते नहीं, सही में ऐसा किया था मैंने, तो बताऊंगा बाद में, एक आध दिन करके बताऊंगा। चलो ठीक है, आज नहीं। अरे जादू के पहले तैयारी करना पड़ता है, ऐसा थोड़ी वक्त से जादू। चलो, ड्यूटी टू रीपे नेसेसरी एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको वैसे एक जनरल रूल बता दिया, नेसेसरी एक्सपेंसेस, वैसे जिम्मेदारी किसकी होती है? तो जो बेनिफिशियरी होता है उसकी जिम्मेदारी है कि जो खर्चे हैं वो बेयर करे। नेसेसरी एक्सपेंसेस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, नेसेसरी। जैसे पेट्रोल का खर्चा, आप अगर कार यूज कर रहे हैं तो आपका काम है कि पेट्रोल का खर्चा आप बेयर करोगे, ठीक है। अगर समझो मैं कुछ ऐसा विदाउट, जैसे समझो गाय का एग्जांपल लो, गाय के एग्जांपल में फायदा किसको हो रहा है? मुझे हो रहा है, गाय को तो हो रहा है, मुझे हो रहा है फायदा, गुप्ता जी के पास मैंने गाय रख के आया, अल्टीमेटली मेरे फायदे के लिए है। तो इसमें जो नेसेसरी एक्सपेंस है वो किसने बेयर करना चाहिए? तो मैंने करना चाहिए। तो जो भी चारे पानी का, दवा दारू का खर्चा है, नेसेसरी एक्सपेंसेस, ये मैंने बेयर करना चाहिए। तो भले अभी का हो सकता है उन्होंने पे कर दिया, लेकिन मुझे उनको वो रीपे करके देना चाहिए। भले हो सकता है गाड़ी में पेट्रोल मैंने डाल दिया था, बट आपकी जिम्मेदारी रहेगी, आपने उसका पैसा मुझे देना चाहिए, ठीक है। तो जो नेसेसरी एक्सपेंसेस है ना, ये जो बेनिफिशियरी होता है वो बेयर करता है।
हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग पैसा ले लेते हैं, जैसे मैंने पैसे के लिए अगर कार्य किया, अब इसमें तो दोनों को बेनिफिट मिल रहा है, तो ऐसा मान लिया जाता है उस पैसे में सब इंक्लूडेड है, अलग से फिर पैसे नहीं लिए जाते। जैसे आपने ओला हायर किया, अब ओला आपने किया है तो आप अलग से पेट्रोल का खर्चा नहीं देते, वो पूरा चार्ज में सब इंक्लूडेड है। वैसे ही टेलर के पास अगर सनी कोई ड्रेस लेके जाती है तो उसमें सो उसमें भी जब टेलर चार्जेस ले रहा है तो उसमें सब इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं होगा कि वो बोलेगा कि मैडम 1,000 रुपए लगेंगे और ये बटन वटन लेके आओ, ये सब चीजें आप लाओ, वो सब नहीं होगा, सुई धागा लेके आओ। सो वो सब उसमें इंक्लूडेड है, जो चार्जेस वो ले रहा है ना उसमें कुछ बटन का खर्चा रहेगा, कुछ और भी चीजें हो सकती है, कोई लेस वगैरह है, तो ये सब चीजें जो है ये खर्चा वो खुद बेयर कर लेगा। फिर अल्टीमेटली उसका खर्चे का बर्डन जाता आगे वाले पीछे, क्योंकि पैसे में वो रिकवर कर लेंगे। ठीक है, सो ग्रेटिशियस बिलमेंट में जो व्यक्ति को बेनिफिट मिलता है वो बेयर करता है, नॉन ग्रेटिशियस में पैसे में सब इंक्लूड कर लिया जाता है अनलेस अदरवाइज एग्रीड। सो वही है, तो ये आसान शब्दों में समझाया मैंने, यहाँ पे आपको टेक्निकल लैंग्वेज में वही दिया है। तो ड्यूटी टू रीपे नेसेसरी एक्सपेंसेस ग्रेटिशियस बिलमेंट का केस है। सो ध्यान रखो हमेशा जो बेनिफिशियरी है वो बेयर करेगा। So where by the condition of bailment, the goods are to be kept or carried or have work done upon them by the bailey. तो बेली काम कर रहा है फॉर द बेलर, बेलर के बेनिफिट के लिए हो रहा है, एंड द बेली इज टू रिसीव नो रेम्यूनरेशन, बेली को पैसा भी नहीं मिल रहा। गाय वाला एग्जांपल एकदम परफेक्टली फिट बैठता है। मैं हूं, मैंने गुड्स ले जाके गाय ले जाके रख दिया गुप्ता जी के पास, मैं बेलर, मेरे बेनिफिट के लिए काम हो रहा है, गुप्ता जी गाय का ध्यान रख रहे हैं, बेली काम कर रहा है, एंड गुप्ता जी कुछ पैसा भी नहीं मांग रहे, तो फिर मेरी खुद से जिम्मेदारी हो जाती है, इट इज द ड्यूटी ऑफ बेलर टू रीपे ऑल द नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द बेली फॉर द पर्पस ऑफ बेलमेंट। तो जो भी चारा पानी का खर्चा, दवा दारू का खर्चा रहेगा, ये सब मैंने बेयर करना चाहिए। भले अभी का हो सकता है कि गाय बीमार हो गई, खर्चा लग गया, नेसेसरी एक्सपेंसेस है, ये जो खर्चा है ये मैंने बेयर करना चाहिए। अभी का हो सकता है उन्होंने पे कर दिया, बट जब मैं वापस आऊंगा तो आई शुड रिटर्न इट टू हिम। ठीक है, A wanted to go for a vacation and he hands over his cow to B, his neighbor, to take care of. The cow fell ill and B expends some money for its treatment. A is liable to repay the money to B. नॉन ग्रेटिशियस बिलमेंट में जनरली पूरा पैसा उसमें जुड़ ही जाता है, और जो बाकी के खर्चे रहते हैं वो फिर बेलर बेयर करता है, एक्स्ट्रा वाले खर्चे तो बेलर ही बेयर करता है क्योंकि ही इज द ओनर। सो सिंस द बेलर इज द ओनर ऑफ द गुड्स, he will be liable for extraordinary expenses, extraordinary expenses के लिए वो liable होता है, वो हर जगह रहेगा, ग्रेटिशियस रहे या नॉन ग्रेटिशियस, दोनों में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेलर बेलर ही बेयर करेगा। सो आप एक जनरल रूल ध्यान रखो, तो ये रूल्स में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। जब भी हम ऑर्डिनरी एक्सपेंस की बात करते हैं ये बेयर करता है बेनिफिशियरी, ये कहीं लिखा नहीं मिलेगा बट समझने के लिए बेस्ट है। और जब हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस की बात करते हैं तो ये हमेशा बेयर करेगा ओनर, और ओनर कौन होता है? बेलर। ठीक है, बट उसको बेलर और बेली के हिसाब से याद रखने के बदले बेनिफिशियरी और ओनरशिप के हिसाब से याद रखो, सबसे बेस्ट है। तो कई बार जैसा कानून में लिखा है उसको आसान तरह से समझने के लिए ऐसे याद रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, एक एग्जांपल दिया है, हाँ ये सेम एग्जांपल ऐसा एक आपको कोई तो भी एमटीपी वगैरह में या आरटीपी में आया है, एकदम सेम टू सेम। A hired a taxi from B for the purpose of going to Gurgaon from Noida. During the journey, a major defect occurred in the engine. A had to pay 5,000 as repair charges. Repair charges. These are the extraordinary expenses, and it is the bailiff's duty to bear such expenses. However, जो यूजुअल और ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस होंगे ग्रेटिशियस बिल में, नॉन ग्रेटिशियस में भी, जैसे कि पेट्रोल का खर्चा हो गया, टोल टैक्स हो गया, ये सब फिर बिल बेयर करेगा। ठीक है, तो ऐसा है। तो बिली क्यों? क्योंकि बिली इज द बेनिफिशियरी। तो बिली क्यों कर रहा है? क्योंकि सिंस इज द बेनिफिशियरी। ठीक है, सो अनलेस अदरवाइज एग्रीड ये जनरल रूल है, अगर आप इसके विपरीत कुछ एग्री करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसा है, बहुत ही आसान। फिर
ड्यूटी टू इंडेमनीफाई बेली, इंडेमनीफाई करना यानी नुकसान की भरपाई करना। तो इंडेमनिटी आपने पढ़ चुके हैं। तीन प्रकार की इंडेमनिटी बताई है, ए बी और ये भी इंडेमनिटी है। यहाँ पे आप देखोगे ही इज लायबल टू इंडेमनीफाई, तो भले आपको इंडेमनिटी अलग पॉइंट में दिया है बट यहाँ भी उसकी जिम्मेदारी वही होती है। द बिल कैन क्लेम कॉम्पेंसेशन, इंडेमनिटी का ही है, पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, तीनों ही इंडेमनिटी है। सो अलग अलग सेक्शन में आ रही है बट ये इंडेमनिटी है, ये वैसे एक ही है, ये भी 164 में आता है, ये भी 164 में आता है। अब वो आपको अलग अलग बताया है, देखो यहाँ भी 164 दिया है, तो दोनों सेम में ही आता है, आपको अलग अलग बताया इंस्टीट्यूट ने, इसीलिए अपन ने भी वैसा लिखा है। तो देखो पहले इंडेमनिटी ये समझते हैं क्या होता है। जब ग्रेटिशियस बेलमेंट है, इसमें पहली चीज ध्यान रखो, मुझे अधिकार मिलता है, मैं इसको कभी भी कैंसिल कर सकता हूँ। ग्रेटिशियस बेलमेंट में एक राइट होता है कि बेलर कैन टर्मिनेट इट एनी टाइम, हम आगे पढ़ेंगे टर्मिनेशन में। जब टर्मिनेट होते हैं तो यहाँ पे मैं अगर उसके टाइम के पहले टर्मिनेट कर रहा हूँ तो नुकसान हो सकता है। एक सिंपल एग्जांपल समझो, मैंने आपको एक कार यूज करने दिया, मान लो आपकी शादी है, आपको कार चाहिए थी 7 दिन के लिए, आप मुझे पूछते हैं सर वो कोई किराए से कार देने वाला है क्या, जो किराए से देगा तो मैं जो भी किराया है वो पे करने को तैयार हूँ। मैंने बोलता हूँ क्यों किराए से कार ले जाते हो, मेरी कार है, लेके जाओ, ऐसे यूज करो, बाद में वापस कर देना। आपने 7 दिन के लिए कार लेके जाने का एग्री किया। अब समझो यहाँ पे आपको फायदा कितना होगा, तो जो खर्चा होना था वो नहीं होगा। तो आपका जो एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस है, समझो आपको 7 दिन के लिए कार चाहिए था, तो दिन से बाइफरकेट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा कॉस्टिंग सीख रहे हो आप यहाँ पे। एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस कितने हुए होते हैं, मान लेते हैं समझो 1000 रुपए पर डे का आपको खर्चा लगा होता, अगर आपने किराए से कार लाए होते तो, यानी टोटल आपको 7000 रुपए लगने चाहिए थे। बट मैंने आपको वादा किया कि आप एक काम करो, मेरी कार ले जाओ। आप क्यों कार किराए से लेते हैं, मेरी कार ले जाओ, तो एक्चुअल में आपको पहले दिन तो कोई खर्चा नहीं लगा क्योंकि आपने मेरी कार ले गए। अब दूसरे दिन मैं कार वापस मांगता हूँ, मैंने घर जाके बताया, मेरी वाइफ पूछती है कि अरे शर्मा जी कार कहाँ गई। मैंने बोला यार वो मेरा स्टूडेंट है, उसकी शादी थी तो उसको यूज करने दिया। मेरे को खूब गालियां पड़ती, जाओ अभी कार लेके आओ, तुरंत में मेरे को घूमने जाना था, तो मेरे को गालियां पड़ी। मैं तुरंत आपके पास आता हूँ, मैं बोलता हूँ यार कार की जरूरत है तो मुझे कार वापस कर दो। मैंने वादा किया था 7 दिन आप यूज करोगे, बट मैंने एक दिन बाद ही वापस ले लिया, ये मेरा राइट है, ठीक है, क्योंकि पैसा नहीं ले रहा हूँ मैं। जब पैसा नहीं ले रहा हूँ तो मैं कभी भी टर्मिनेट कर सकता हूँ। जैसे गाय वाला एग्जांपल है, वो भी एक ग्रेटिशियस बिलमेंट है, इट कैन बी टर्मिनेटेड एनी टाइम। सो मैं 7 दिन के लिए गया था साली की शादी में, 4 दिन में ही वापस आ गया। सो रहता है ना, जीजा जी लोग मुंह फुला के वापस आ सकते हैं, मैं वापस आ गया। सो 4 दिन बाद मैं गाय वापस क्लेम कर लूंगा। सो भले यहाँ पे 7 दिन की बात हुई थी बट ग्रेटिशियस बिलमेंट कैन बी टर्मिनेटेड एनी टाइम, ठीक है। सो ये भी मैं टर्मिनेट कर सकता हूँ कभी भी। सो मैंने टर्मिनेट कर दिया दूसरे दिन। अब आप जब किराए से लेने गए, क्योंकि आपको तो कार चाहिए, तो अब आपको महंगे में मिली, 1200 रुपये लग गए, जहां 1000 रुपये लगने थे रोज के। अब मेरे वादा करने के कारण आपको एक्चुअल में लग गए 7200 रुपये। तो आपको ये 200 रुपये ज्यादा लग गए, तो कोई फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन उल्टा नुकसान हो गया मेरे कारण। तो ये जिम्मेदारी रहेगी कि बेलर इसको कॉम्पेंसेट करेगा, बेलर शुड पे इट टू बेली, क्योंकि मैंने यहीं पे इसको टर्मिनेट कर दिया। तो आपका जो खर्चा होना चाहिए था 7000, उल्टा मेरे प्रॉमिस करने के कारण आपका खर्चा ज्यादा हो गया, 7200 हो गया। तो जो 200 रुपये एक्स्ट्रा लगे वो मेरी गलती से लगे, तो मेरी जिम्मेदारी रहेगी कि मैं आपको वो रीपे करके दूँ। ऐसा है सिंपल, कॉस्टिंग है, पढ़ोगे आप आगे डीप में, ये तो हल्का फुल्का है।
तो ऐसा है, तो पढ़ लेते हैं। सो ये कब लग रहा है, जब ग्रेटिशियस बेलमेंट है। टाइम ही नहीं बचा अपने पास, 5 मिनट है क्या? नहीं ना, 10:40 तक है क्लास। ठीक है, तो इतना रीड कर लेते हैं, फिर अगला इंडेमनिटी अगली क्लास में देखेंगे। द बेलर मस्ट कॉम्पेंसेट द बेली फॉर द लॉस और डैमेज सफर्ड बाय द बेली दैट इज इन एक्सेस ऑफ द बेनिफिट रिसीव्ड। तो बेनिफिट से ज्यादा तो नुकसान ही हो गया। वेयर ही हैड लेंट द गुड्स ग्रेटिशियसली, तो ग्रेटिशियस बेलमेंट नहीं रहेगा ये, तो इसलिए आप देखोगे इंडेमनिटी फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन, और वो भी कब, इन केस ऑफ ग्रेटिशियस बेलमेंट, and decides to terminate the bailment before the expiry of the period of bailment. So it is his right, ये right है उसका, right of bailey, sorry bailor, he can terminate it even before the expiry, but साथ में ड्यूटी होगी कि उसके कारण नुकसान हुआ है तो भर के दो। So A gives his car to B for his marriage for 10 days. A terminated the bailment on second day. इसके कारण B को नुकसान हो गया 5,000 रुपए का, ड्यू टू दिस प्रीमेच्योर टर्मिनेशन। A is liable to compensate B। ये भी एग्जांपल से समझता है, बट ये एक्चुअल कैलकुलेशन से आपको ज्यादा आसानी से समझेगा। ठीक है, तो जितना नुकसान हुआ आपका, एक्चुअल खर्चा होना था उससे ज्यादा हो गया, तो आप वो खर्चा क्लेम कर सकते हैं। तो इंडेमनिटी का मतलब ही होता है नुकसान की भरपाई करना। सो ये जो नुकसान हुआ 200 रुपए, वो मुझसे आप क्लेम कर लोगे। सो कंक्लूड करते हैं, अगली क्लास में इसके आगे की चर्चा करते हैं। ये समझा ना, हेवी तो नहीं है, आसानी है वैसे।